गुड मॉर्निंग बच्चों, विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। ओके, डोर मेडिटेशन। गुड मॉर्निंग सभी को, शुभोदय। अभी तक जो है काव्य निधि में एक्चुअली सिलेबस में जो है हमें सेकंड ईयर के अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है आदिकाल और भक्तिकाल का थोड़ा सा पोर्शन हम लोगों को सिलेबस में है तीसरे सेमेस्टर के अंदर, सत्र के अंदर। और चतुर्थ मतलब चौथे सेमेस्टर के अंदर, फोर्थ सेमेस्टर में हमें भक्तिकाल और वीरगाथा काल और आधुनिक काल के बारे में पढ़ाया जाता है। और उसके कुछ कवि हैं, आधुनिक काल के कुछ कवि हैं। थर्ड सेमेस्टर में भी आधुनिक काल के कवि हैं और हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसके भी कवि हैं। और फिर जाने के बाद फिर चौथे सेमेस्टर में जो है हम लोग भक्ति काल के भी कवि हैं, श्रृंगार काल के कवि हैं, जिनके दोहे आपको पढ़ाऊंगा मैं चौथे सेमेस्टर में। जबकि मैंने तीसरे सेमेस्टर में आपको कबीर, तुलसीदास, सूरदास इनके पढ़ा दिए। और आधुनिक कवि, आधुनिक जो कवि हैं वो निबंध, सिलेबस में सिर्फ निबंध भी है, ग्रामर भी है, वो बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये समझा दूं। हिंदी साहित्य का इतिहास है क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास की बात जब हम बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि साहित्य कहते किसे हैं? साहित्य वह है जो समाज का हित करे, समाज का हित, सहित, जो हमें साथ लेकर चले, उसे हम साहित्य कहते हैं। जो हमारे कल्याणकारी हो, जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि हमारे जो स्लोगन्स हैं, कुछ एम्बलम्स जिनको कहते हैं स्लोगन्स हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कैसा हो? शिव हो। शिव का मतलब कल्याणकारी हो, और फिर कैसा हो? सुंदर भी हो। सत्य को सुंदर भी होना बहुत जरूरी है, कल्याणकारी भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो है संस्कृत में एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए पर कैसा बोलिए? जो कल्याणकारी भी हो, सुंदर भी हो। ऐसा सत्य ना बोले जिससे दूसरों का जो है नुकसान हो, दूसरों की हानि हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या आत्मिक रूप से। तो यह जब हिंदी साहित्य का इतिहास की हम बात करते हैं तो इतिहास किस चीज का इतिहास है? तो हम ये कहेंगे साहित्य का इतिहास है। साहित्य किस में लिखा जाता है? भाषा में लिखा जाता है, बोलियों में लिखा जाता है। जिस जिस प्रदेश में जो जो बोलियां बोली जाती हैं, जिस जिस प्रदेश में जो जो भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं के अंदर साहित्य लिखा जाता है। और साहित्य में क्या लिखा जाता है कि जिस वर्तमान समय में जिस साहित्य को लिखा जा रहा है, उस साहित्य के अंदर उस समय के समाज है या नहीं, उस समय के समाज की पीड़ा है या नहीं, उस समय के समाज की जो रहन सहन, आचार विचार, संस्कृति, भाषा, बोली, उठने बैठने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, आभूषणों का पहनने का तरीका, जो उस समय त्योहार मनाए जाते थे वो तरीके, वे सब उसके अंदर आने चाहिए, होने चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि साहित्य जो है भाषा पर आधारित है। भाषा उसका जो है वाहन है। वाहन, जैसे हम किसी वाहन पर चढ़कर किसी जगह पहुंचते हैं, वैसे भाषा क्या है? साहित्य का वाहन। तो जब हम साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा का क्यों ना हो, तो उस समय हम साथ साथ किसकी बात करते हैं कि उस समय का जो इतिहास था, वो सामाजिक इतिहास हो सकता है, राजनीतिक इतिहास हो सकता है, इवन आर्थिक इतिहास हो सकता है, धार्मिक इतिहास हो सकता है, और भाषा का भी इतिहास हो सकता है, क्योंकि भाषा का अपना इतिहास है। भाषा के अंदर परिवर्तन होता है। जो आज भाषा, हम जिस भाषा में आज बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आज से 50 साल के बाद वही भाषा उस तरह से हो, क्योंकि भाषा के अंदर नए नए, जैसे समाज के अंदर परिवर्तन आता है, देश के अंदर परिवर्तन आता है, जाति और धर्म के अंदर परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन के साथ साथ, या फिर कहें कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, वैज्ञानिक जो प्रगति होती है, उस वैज्ञानिक प्रगति के कारण जो नई भाषा, नए शब्द जुड़ते जाते हैं, और कुछ कुछ कभी कभी पुराने शब्द भी छूटते चले जाते हैं, क्योंकि वो काम नहीं आते। तो नए शब्दों का, नए मूल्यों का, नए विचारों का आना, और साथ में कभी कभी पुराने विचारों का, पुराने मूल्यों का, पुराने शब्दों का भाषा के अंदर बिछड़ना, ये भी होता है। तो जब यहाँ कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हम सिर्फ हिंदी साहित्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उस भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है। अब यहाँ हिंदी का मतलब खड़ी बोली जो हिंदी आज जो प्रचलित है, जो पूरे उत्तर भारत में है,
अब तो केवल उत्तर भारत में भी नहीं है, हम ये कहेंगे कि पूर्वी भारत में भी है, जहां पर गुजरात वगैरह आते हैं। मध्य भारत जो महाराष्ट्र है, अगर हम पश्चिमी भारत जाएंगे तो जहाँ पर उड़ीसा है, बंगाल है, ये प्रांत में भी मतलब लोग बोलते भी हैं थोड़ा बहुत और समझते भी हैं। फिर हम जब दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहां पर भी कि लोग समझते भी हैं, बोलते भी हैं, उससे संबंधित साहित्य को पढ़ते हैं, और उस साहित्य से बना हुआ चाहे वो टीवी सीरियल क्यों ना हो, फिल्में क्यों ना हो, बहुत चाव से लोग देखते हैं। तो जब हिंदी साहित्य का इतिहास, जब हम इस वाक्य को कहते हैं तो इसके अंदर बहुत बड़ी चीज आ जाती है। ये समझिए कि एक बहुत बड़ा विस्तार से समझने वाली चीज है कि जिस प्रदेश में जो भाषा बोली जा रही है, जैसे कि हिंदी, तो ये हिंदी जो है, आज जिस हिंदी में हम बात कर रहे हैं खड़ी बोली के अंदर, क्या वो हिंदी पहले ऐसी ही थी या इसका कोई रूप अलग था? वो किन किन रूपों में बटा हुआ था और उन रूपों में क्या क्या लिखा जा रहा था? तो जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो पहले भाषा की बात होती है, साहित्य के साथ साथ भाषा, क्योंकि भाषा ही जो है साहित्य को लेकर चलती है। बिना भाषा के आप साहित्य का निर्माण नहीं कर सकते। हाँ, निर्माण नहीं कर सकते ऐसा कहना तो पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि श्रुतियां, जिनको हम वेद कहते हैं, वो सुनकर ही याद किए गए और सुनकर ही आने वाली पीढ़ी को बताए गए, इसलिए उनको श्रुति कहा गया। क्योंकि उस समय लिखने का जो है लिखने का जो स्थिति थी वो शायद नहीं थी उस समय, तो श्रुति कहा गया वेदों को। पुराणों को भी बाद में सुन सुनकर जो लिखा गया, जो सुन सुनकर एक दूसरे की पीढ़ी जो पढ़ती रही, उसके बाद जब लेखने का प्रारंभ हुआ, कागज का प्रारंभ हुआ, कागज से पहले भोजपत्र का जब प्रारंभ हुआ, या फिर ये कहिए कि पत्थर पर लिखना जब प्रारंभ हुआ, तो उस समय जो है लिपि के साथ साथ लिपि के अंदर भाषा, लिपि में भाषा और भाषा के साथ साथ फिर साहित्य ये लिखा गया। तो जब किसी भी भाषा के साहित्य के बारे में हम बात करते हैं, किसी भी साहित्य के भाषा के बारे में, साहित्य के बारे में बात करते हैं, तो पहले भाषा आती है और भाषा के साथ साथ उस समय की परिस्थितियां कौन सी थी और क्या लिखा गया था, उसके भाव क्या थे, उसके संदर्भ क्या थे, कारण क्या था कि वही लिखा गया और बाकी नहीं लिखा गया, ये बहुत जानना जरूरी है। तो जब हिंदी साहित्य के इतिहास की हम बात कर रहे हैं तो हिंदी प्रदेश में लिखा जाने वाला साहित्य, अब हिंदी प्रदेश में लिखा जाने वाला साहित्य तो क्या था उस समय? उस समय राजस्थान में डिंगल और पिंगल चल रहा था, उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो अवधी और भोजपुरी चल रही थी, बिहार में चले जाइए जो कि हिंदी पट्टी जिसको हम कहते हैं, एक लंबी सी पट्टी है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर थोड़ा सा फिर मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश का उज्जैन और इंदौर का जो भाग था वहां पर मराठाओं का प्रभाव था, इसलिए मराठी वहां पर आ जाती है। तो मालवा की भाषा, मिथिला की भाषा, भोजपुरी भाषा, बोलियां, ये सब भाषाएं नहीं, ये सब जो बोलियां, तो इन बोलियों के अंदर, मैथिली के अंदर, भोजपुरी के अंदर, अवधी के अंदर, ब्रिज के अंदर, डिंगल और पिंगल के अंदर, अगर हम आज से ठीक 400-450 साल पहले की बात करते हैं तो गुरु नानक ने जो गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, उस रचना में है क्या? उनके दोहे, उनकी जो शिक्षा है कम है, पर संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, कबीर, ये जो मराठी और हिंदी में लिख रहे थे, उन सभी के दोहों का, उन सभी के साहित्य का, उन सबके ज्ञान का जो उन्होंने अपने अपनी भाषा के अंदर वर्णन किया, उन सबको गुरु ग्रंथ साहब ने, नानक जी ने इकट्ठा किया और खुद की बातें भी बताई उसमें, खुद की बातें भी उसके अंदर, तो इन सबका वर्णन है। तो भाषा का रूप और साहित्य का रूप, ये दोनों साथ साथ पैरेलल चलता रहता है, दोनों साथ चलते हैं। जैसे कि एक रेलवे पटरी है, दोनों साथ चलते हैं, और रेलवे पटरी पर चलने वाली जो गाड़ी है वो एक समझिए कि समाज है हमारा, जो समाज भाषा और साहित्य पर चल रहा है, अग्रसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये हमें रूप दिखाई हमें देता है। तो जब हिंदी साहित्य का इतिहास इसकी बात करते हैं तो इतिहास एक व्यक्ति का भी हो सकता है, एक समाज का भी हो सकता है, एक देश का भी, जैसे हमारे देश का है, और एक जाति का भी है, एक धर्म का भी, जिसको मजहब कहते हैं, जिस मजहब से में हम पैदा हुए हैं और उसको मानकर चल रहे हैं, वो भी है, और एक प्रांत का, जहां पर आप पैदा हुए, जो घर है, एक परिवार है, उसका भी इतिहास है। हमारा जो सरनेम है, जो उपनाम जिसको हम कहते हैं, उस उपनाम में भी एक इतिहास है, वो कहाँ से प्रारंभ हुआ, उसमें कौन फोर फादर्स थे, मतलब हमारे जो दादा थे, परदादा थे, उससे पड़ दादा थे, तो वो एक इतिहास, फिर आगे कहाँ तक जाएगा, ये भी एक इतिहास है। तो मतलब एक परिवार का जिस तरह से इतिहास होता है, वैसे ही जो है एक समाज का, एक खानदान का, एक देश का, एक जाति का, एक धर्म का, एक प्रांत का, एक पूरा इतिहास है। उस इतिहास के अंदर खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, सोना, सब कुछ है, याद रखिएगा। अब रोना धोना मैंने शब्द इसलिए लिखा है कि राजस्थान में जो है रुदाली करके है, रोने के लिए कुछ औरतें होती हैं,
मृत्यु किसी के घर में होती है और रोने के लिए कुछ और लोग जाते हैं, औरतें जाती हैं, जहां पर जाके वो शोक मनाती है, रोती है, जबकि इनका और उनका कोई रिश्ता नहीं होता। जैसे कि किसी बारात के अंदर बैंड वाले हैं, बैंड बजा रहे हैं और बैंड में जो है बहुत खुशी की बातें, मतलब जो है बैंड में जो है सब शादी ब्याह के जो गाने बजाए जा रहे हैं, उनका काम ये है कि पैसे लेना है और बैंड बजाना है। उसी तरह से रुदाली जो राजस्थान के अंदर, जिसमें का रोना धोना, ये भी हमारी संस्कृति के अंदर है कि किस तरह से रोया जाना चाहिए, किस तरह से रोते हैं लोग। तो रुदाली जो राजस्थान में है, मेवाड़ के क्षेत्र में, वहां पर वे लोग जो है, स्त्रियां होती हैं खासकर जो सिर्फ रोने के लिए होती है, वो आकर जिसके घर में मृत्यु होती है उसको वहां उनको औरतें आती हैं, रोती हैं और उनका उसका मूल्य चुकाया जाता है। ये जो है गुलजार की फिल्म आई थी रुदाली करके, हिंदी में, कभी मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा यूट्यूब पर, बहुत अच्छी फिल्म है, अवार्ड फिल्म है जिसको पुरस्कार भी मिला है, रुदाली। तो हमारी संस्कृति के अंदर स्थानीय संस्कृति, प्रांतीय संस्कृति और फिर एक देश की संस्कृति, एक पूरा परिप्रेक्ष्य होता है कि छोटे से लेकर हम विशालता की तरफ, मतलब सूक्ष्म लेकर स्थूल की तरफ या व्यष्टि से लेकर समष्टि की तरफ हम लोग जा रहे होते हैं। तो ये हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो फिर साहित्य है क्या, इसकी बात तो होगी, वो बाद में होगी। पहले ये माना जाएगा ये इतिहास प्रारंभ हुआ कहाँ से। जैसे एक व्यक्ति पैदा होता है तो हम उसको बर्थडे मनाते हैं या समझिए जन्मदिन मनाते हैं, तो पहला दिन जिस दिन वो पैदा हुआ, वहां से उसकी मृत्यु तक, तो उस मृत्यु तक जो है उसके जीवन के अंदर जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में हम कहेंगे, अंग्रेजी में स्टेजेस। हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग स्टेजेस, मतलब वो पैदा हुआ, बाल्यावस्था, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, किशोर अवस्था में आया जब 9, 10, 11, 12 साल का होता है, मतलब इस बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बीच में भी एक समय है जहां पर वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। फिर किशोर अवस्था से लेकर यौवन अवस्था, फिर यौवन अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था से लेकर वृद्धावस्था और वृद्धावस्था लेकर मृत्यु तक, जिसको भारतीय समाज में, भारतीय दर्शन में या भारतीय हमारी जो ये कहेंगे हिंदू धर्म के अंदर जो है चार वर्ण जैसे, चार वर्ग जैसे वर्ण माने गए और चार वर्णों के साथ साथ चार वर्ग भी माने, वो आश्रम भी माने गए। तो चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो एक व्यक्ति की आयु अगर 100 साल है तो 100 साल को जो है 4 कालों में बांट दिया गया। एक काल जिसको हम जो है ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, मतलब पैदा होने से लेकर जब व्यक्ति जो है शिक्षा प्राप्त करता है गुरुकुल में जाकर, मतलब 25 साल की उम्र तक, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर वो गृहस्थ आश्रम में जो है प्रवेश करता है। फिर उसको कहा गया गृहस्थ आश्रम, जो फिर 25 साल तक चलता है, 25 से लेकर 26 साल से लेकर 50 साल तक। फिर माना गया है कि जहां पर व्यक्ति जो है इन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उसने जो है अपनी गृहस्थी को चलाया, जहां उसके बच्चे भी पैदा हुए और वो बच्चे बड़े भी हो गए हैं और अपना अपना काम करने लगे, तो ऐसे समय में कहा गया है कि आप वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करिए। रहेंगे तो घर में ही, पर रहेंगे वानप्रस्थ आश्रम, मतलब समाज की सेवा करेंगे आप। अब तक आप घर की सेवा करते रहे, अब तक अपनी पत्नी की सेवा करते रहे, अपने बच्चों की सेवा करते रहे, मतलब सिर्फ आप जो है स्वार्थ के बारे में सोचते थे। अब आपको घर से बाहर निकलना है, तो 51 से लेकर 75 साल की उम्र, जिसको हम कहेंगे वानप्रस्थ आश्रम, तो उस वानप्रस्थ आश्रम में आप घर की तरफ तो देखेंगे, पर घर से जो है धीरे धीरे अलग होते जाएंगे। मानसिक रूप से हम धीरे धीरे जो है अलगाव की तरफ जाएंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिटैचमेंट। आप डिटैच होते जाएंगे संसार से। आप किस तरफ जाएंगे डिटैच होकर संसार, अपने घर के गृहस्थी से डिटैच होते हुए किस तरफ जाएंगे, समाज की तरफ जाएंगे। आपको अब सामाजिक कार्य करने, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोशल वर्क। फिर कहते हैं कि 51 साल से लेकर 75 साल तक जो वानप्रस्थ आश्रम है, और फिर 76 साल से लेकर फिर आपको पूरी तरह से घर छोड़ना है और सन्यासी बनना है, और आपको घर छोड़कर जो है बाहर कहीं जाके रहना है, सन्यासी बनकर। तो उस सन्यास आश्रम के अंदर ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की पूजा, ईश्वर पर श्रद्धा और तपस्या, जब तक आपकी मृत्यु हो। तो ये मानकर चलते हैं शतायुष्मान भव, मतलब जब हम किसी भी व्यक्ति के पैर छूते हैं या कोई भी पुण्य कार्य होता है या कोई भी संस्कार होता रहता है हिंदू धर्म के अंदर, तो वहां पर जो है पंडित जो है, ब्राह्मण जो है वो आशीर्वाद देता है, शतायुष्मान भव का मतलब 100 साल तक आप जीवन जिए। तो 100 साल की जो जीवन है उसके अंदर इसको 4 कालों में बांटा गया। अब इसी तरह से साहित्य की बात आती है, साहित्य और भाषा, क्योंकि भाषा के आधार पर ही साहित्य लिखा गया है, तो इसलिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास का मतलब है, जैसे मैंने कहा, इसको हम इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री किस चीज की, क्या सिर्फ साहित्य की हिस्ट्री है? तो साहित्य में लिखा क्या गया है? तो साहित्य में जो लिखा गया है समाज के बारे में, मनुष्य के बारे में, मानव के बारे में। तो उस मानव का भी जो है एक तरह से इतिहास है।
तो साहित्य के अंदर, साहित्य का इतिहास, भाषा के अंदर, साहित्य में लिखित जो मानव है वो महामानव हो सकता है और एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी हो सकता है। उस समय की परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां या अन्य जो भी उस समय भौगोलिक परिस्थितियां जो भी हो, उन सब का वर्णन उसके अंदर आएगा इतिहास, उस साहित्य के अंदर, चाहे वो तेलुगु भाषा हो, मराठी, मतलब अगर हम अगर पूरे विश्व की बात करेंगे तो विश्व में जहां जहां पर जिस भाषा के अंदर जो जो साहित्य लिखा गया है, तब उस साहित्य के आधार पर ही एक देखिए कि एक जगह साहित्य की परिभाषा दी गई है। परिभाषा ये है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दर्पण, आईना होता है। तो साहित्य के माध्यम से ही हम समाज को देख सकते हैं। तो कौन से साहित्य के माध्यम से? जो वर्तमान लिखा गया वो, या इससे पहले जो लिखा गया वो? तो कहते हैं कि जो भी साहित्य लिखित रूप से हमें मिलता है या पठित रूप से हमको मिलता है या मौखिक रूप से हमको जो साहित्य मिलता है, चाहे वो लोक गाथा में हो, यक्ष गानों में हो, या फिर जिसको हम तेलुगु में कहते हैं ज्ञानपद गीतालु, ज्ञानपद गेयालु, इसके माध्यम से हो, तो जिस समय में ये जो लिखा गया है उसके माध्यम से उनको पढ़ते हुए, उनको समझते हुए हमें पता लगता है कि उस समय का समाज कैसा था। तो साहित्य जो है समाज का दर्पण, ये जो परिभाषा है 100% जो है सही है। वो सही इस रूप में है कि उसको पढ़कर ही हमें पता लगता है कि आज से पहले जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, या पैदा होने के 1000 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, उस समाज के अंदर, उस समाज के अंदर उस साहित्य को पढ़ते हुए समाज और उस देश के बारे में हमको पता लगता है कि उस समय क्या हलचल चल रही थी, क्या हो रहा था। अगर हम पिछले 150 साल की साहित्य के बारे में देखते हैं तो हम ये देखते हैं साहित्य का, अब 150 साल के अंदर जब साहित्य की बात आती है तो जिसको हम आधुनिक काल कहते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर 4 काल माने गए। पहला काल है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहा गया है, चारण काल भी कहा गया है, सिद्ध सामंत काल भी कहा गया है, मतलब 4-5 नाम दिए गए। फिर आता है भक्ति काल, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल में फिर सगुण और निर्गुण है। फिर आया श्रृंगार काल, जिसको जो है श्रृंगार काल के साथ साथ रीति काल भी माना गया है। रीति का मतलब होता है व्यवस्था, रीति का मतलब होता है जहां पर ग्रामर, जिसको हम कहते हैं व्याकरण, व्याकरण के रूप में, शास्त्रों के रूप में, छंद और अलंकार रूप में, जहां पर भाषा को बांधा गया, साहित्य को बांधा गया। वो फिर आता है आधुनिक काल, जब अंग्रेजों के आसपास, अंग्रेजों के समझिए स्पेनिश, पुर्तगीज या फ्रेंच जब आने हो गए, प्रारंभ हो गए थे, या अकबर के समय में जब पहली बार अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर पहुंचे व्यापार के लिए, और उसके बाद जो है फिर अंग्रेजों ने जो है कलकत्ता के अंदर अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो वहां से जो हम देखते हैं कि आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। तो उस आधुनिक काल के अंदर आया क्या क्या? समाचार पत्र आए। तो समाचार पत्र का मतलब प्रिंटिंग प्रेस आया भाई, तो प्रिंटिंग प्रेस आया, समाचार पत्र आए। फिर आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ, जो लॉर्ड मैकाले ने जो है जिस शिक्षा पद्धति को हिंदुस्तान के अंदर स्थापित किया, बनाया और उसकी कल्पना की पहले तो, और उन्होंने वो लेके आए। तो उसके साथ धीरे धीरे हुआ ये कि गुरुकुल पद्धति और मदरसा पद्धति खत्म होती चली गई। शिक्षा, अंग्रेजी की शिक्षा पद्धति जो अंग्रेजों के द्वारा लाई गई जो शिक्षा पद्धति उसके कारण। तो हुआ ये, जब मैं एक बात कह रहा हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, जब फिर बार बार मुझे दोहराना पड़ेगा, तो किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए, किसी भी भाषा को समझने के लिए, तो उस समय हमें पता लगेगा कि मैंने जैसे कहा कि पिछले 150 साल के अंदर जो हमें साहित्य मिलता है, तो इस साहित्य के अंदर मिलता क्या है? तो यहाँ साहित्य का मतलब किताबें नहीं थी, साहित्य का मतलब था पत्र और पत्रिकाएं भी, जो मुखपत्र छप रहे थे, जो साप्ताहिक छप रहे थे, या फिर जो प्रतिदिन के जो पेपर जिसको हम कहते हैं, वो पत्र जो छप रहे थे पहले, जो है 1700 कुछ डेट 1700 में, 1700 और 1800 के जो उस समय जो है कलकत्ता से उदंत मार्तंड करके पहला जो हिंदी का पत्र प्रारंभ हुआ, समाचार पत्र। तो वो भी एक साहित्य इसलिए था कि हिंदी भाषा बोलने वाले अपनी व्यथा को, अपनी बात को समझने के लिए, सुनने के लिए, और लिखने वाले जो लिख रहे थे। तो आज जो जिस 150 साल का जो हम जिस साहित्य की बात करते हैं आधुनिक काल की, जब मैं आधुनिक काल पढ़ाऊंगा आपको तो विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा कि उसमें हुआ क्या। तो धीरे धीरे समाचार पत्र लोगों के पास पहुंचने लगा, लोगों के अंदर पढ़ने की शक्ति बनने लगी, पढ़ना प्रारंभ किया उन लोगों ने। तो पढ़ना कैसे प्रारंभ किया कि भाई वो स्कूलों में जाने लगे, हिंदी भाषा के द्वारा भाषा को सीख रहे थे, ज्ञान को सीख रहे थे, विज्ञान को सीख रहे थे, इतिहास को पढ़ रहे थे, भारतीय इतिहास को लोग धीरे धीरे पढ़ रहे थे।
भाषा के माध्यम से, चाहे वो अलग भारत की अलग अलग भाषाओं के माध्यम से क्यों ना पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग भाषाओं के अंदर जो समाचार, तो समाचार पत्रों ने हमें सिर्फ समाचार ही नहीं दिया, हमें ज्ञान दिया, साहित्य दिया, समाज को समझने के लिए, मनुष्य को समझने के लिए और समाज को बदलने के लिए उन्होंने बात की। तो समाज को बदलने का काम ही जो है साहित्य का काम है। ये स्वांतः सुखाय नहीं है, परहित, मतलब जो है सिर्फ जो है जो क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं अपने दोहे के अंदर, ये स्वांतः सुखाय नहीं है, दूसरों के हित के, जो लिखा गया है वो दूसरों के हित के लिए लिखा गया, खुद के लिए नहीं, खुद के सुख के लिए नहीं कि मैंने पढ़ा, मैंने लिखा और मैंने पढ़ा और मैं खुश हूं, नहीं, मैंने जो लिखा उसके द्वारा मेरे चारों जो लोग हैं, जो मेरा समाज है, वो कहां तक उन्नति प्राप्त कर सका है, उसके अंदर कितना बदलाव आ सका है, इसकी बात। तो जब आधुनिक काल में आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं सब विस्तार से समझाऊंगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब ये बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि पिछले 1100 से लेकर 1200 साल, लगभग समझिए 1300 साल, लगभग इन 1300 सालों का जो है इतिहास हमें जानना होगा। तो किस जगह का इतिहास है 1300 साल का? जहां जहां हिंदी भाषा बोलियों के रूप में बोली जा रही थी, उस समय की भाषा जो है खड़ी बोली, जिस भाषा के अंदर आज हम बात कर रहे हैं वो भाषा नहीं थी। राजस्थान की, जैसे मैंने कहा, डिंगल और पिंगल राजस्थानी भाषा, जिसको हम मारवाड़ी भाषा भी कहते हैं, मारवाड़ी मतलब जो डिंगल पे बोली, तो डिंगल भी थी, पिंगल भी थी, मारवाड़ी भाषा भी थी। उसके अंदर फिर धीरे धीरे परिवर्तन आया। अगर हम उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो मथुरा के आसपास बोली जाने वाली भाषा ब्रज भाषा, और अयोध्या के आसपास बोली जाने वाली भाषा जिसको हम कहते हैं कि अवधी, ये बोल रहे थे, पूर्वांचल की भाषा। फिर बुंदेलखंड जो झांसी के, उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के बीच में जो बसा हुआ बुंदेलखंड इलाका है, वहाँ बुंदेलखंडी वो भाषा, वो बोली अलग है। फिर हम जब बिहार में जाते हैं तो भोजपुरी है, मैथिली है, तो अलग अलग भाषाओं बोलियों के अंदर जो लिखा जा रहा था, जिसको हम आज हिंदी के रूप में मानकर चलते हैं। तो उन भाषाओं के अंदर जो कुछ लिखा, उसके अंदर फारसी शब्द भी थे, अरबी शब्द भी थे, अपभ्रंश था, प्राकृत था, और ये कई संस्कृत के भी शब्द थे, पाली के शब्द थे। तो भाषा के अंदर बदलाव हो रहा था, बदलाव के साथ साथ जो लिखा जा रहा था, जिसको हम देशी भाषा में कहते हैं, देसी भाषा में लिखा जा रहा था। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम मुड़कर देखते हैं, तो मुड़कर देखने वक्त हमको लगता है कि कम से कम हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास जब हम देखेंगे तो कम से कम 1200 से लेकर 1300 साल तक का समय, और उस 1200 और 1300 साल के अंदर क्या क्या लिखा गया, किस किस समय में क्या क्या लिखा गया, और उस लिखने में समाज कहाँ था, लोग कहाँ थे, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, ये जो है लिखा जा रहा था साहित्य के माध्यम से। बहुत बार ये होता है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, दो उदाहरण हमारे सामने आते हैं। राम का उदाहरण जो है रामायण, जो वाल्मीकि ने लिखा। दूसरा उदाहरण जो है वेदव्यास ने जो लिखा, महाभारत का। तो इन दो महाकाव्यों में वंशों के बारे में लिखा गया, वंश, रघुवंश के बारे में। तो रघुवंश में जो राम हुए अंत में, तो उस वंश के बारे में, राजा के बारे में, उनकी पत्नियों के बारे में, उनकी संतानों के बारे में इसकी बहुत चर्चा हुई। पर अगर पूरा रामायण हम पढ़ डालें, संस्कृत में जो रामायण लिखा गया वाल्मीकि के द्वारा, तो 5% भी मामूली लोग नहीं है उसके अंदर। तो मामूली का मतलब जिसको हम आज की भाषा में जनता कहते हैं, जनता, जिसको हम आज की अगर भाषा में कहें तो जो गरीब वर्ग है, जो एकदम गरीब है, जो समाज के अंतिम दशा में जी रहा है, अंतिम जगह पर है, उसका वर्णन हमें नहीं मिलता। 5% पूरा वर्णन जो है, दशरथ है, कैकेयी है, सुमित्रा है, कौशल्या है, राम के तीनों भाई हैं, उनकी पत्नियां हैं, फिर जो है वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, लड़ाइयां हैं, कहाँ कहाँ गए, उनको जो 14 साल की वनवास मिला, उस 14 साल के वनवास में वो 14 साल तक कहाँ कहाँ जाते रहे, और कहाँ कहाँ उनके मित्र बने, कौन कौन उनका शत्रु बना। फिर रावण, विभीषण, रावण से लड़ाई, युद्ध, और युद्ध के बाद रावण को पराजित करना, फिर वो वापस आ गए अयोध्या, और उसके बाद गर्भवती सीता को जो है फिर वशिष्ठ ऋषि के जो है आश्रम में छोड़ दिया। तो इन सबके बीच में जो है राम का वर्णन तो है, हमें उनके राज्य का वर्णन है,
वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे वो किस तरह से चले अपने जीवन के अंदर, उसके बारे में, उनके विषय में हमको पूरी तरह से मिलता है। और हमको बात बताया जाता है कि राम की तरह हमें होना है। पर राजा तो राम थे, राजा राम तो राजा थे। पर एक मनुष्य जिसको कहते हैं मामूली मनुष्य, जो गरीब है, वो निम्न वर्ग का है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था उस समय भी थी, आश्रम व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ग तो थे, दो तरह के वर्ग थे। हम ये कहेंगे कि आज अमीर गरीब है, उस समय राजा और रंक हुआ करते थे। तो 5% भी वर्णन हमको नहीं मिलता। कहीं छुटपुट वर्णन मिल जाते हैं हमको, अहिल्या का वर्णन मिल जाता है, शंभूक का वर्णन मिल जाता है, बहुत कम। तो मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, जब हम साहित्य का बारे में हम देखते हैं कि अलग अलग समय में जो साहित्य लिखा गया, उस अलग अलग समय के साहित्य में लिखा क्या गया, क्या उसके अंदर समाज है उस समय का, और वो समाज जो था, समाज के अंदर जो सबसे ऊपर के लोग थे, मध्य के लोग थे, और अंतिम व्यक्ति जो था, अंतिम समाज के जो अंतिम चरण में रहने वाले लोग थे, उनकी परिस्थितियां क्या थी, वो कहां पर थे, इसके बारे में हमें बहुत जरूरी है जानना। इसको देखना होगा कि हम उसको कैसे समझेंगे। क्योंकि मैं जब हिंदी साहित्य का इतिहास बता रहा हूं, तो साहित्य का मतलब भाषा का इतिहास बता रहा हूं, और पिछले 1300 साल का। तो पहला काल है कौन सा, तो कहते हैं आदिकाल, जिसको हम कहते हैं वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वीर गाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा कि वो जो है सिद्ध सामंत काल था। मतलब जो विद्वान, जो आलोचक हुए, उन्होंने उस समय के साहित्य के अंदर जो कुछ देखा, समझा, और उसको लेकर उन्होंने नामकरण किया। जैसे हम अपने घर में जो छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसका नामकरण करते हैं पंचांग वगैरह देखकर, या फिर हमें जो अच्छा लगता है उस तरह से उसका नामकरण किया है। और नामकरण अपने अपनी जगह, अपने अपने विद्वानों ने जो किया, वो अपने अपने जगह सार्थक भी हैं और कहीं अलग अलग। वो पर आज हम जो है दो कालों को मानकर ही चलते हैं। जो प्रारंभिक काल था, जिसको हम आदिकाल भी कहते हैं, और रामचंद्र शुक्ल जी ने जैसे कहा वीर गाथा, हम उसको पहले काल को, भारतीय हिंदी साहित्य के जो पहला काल है, उसको आदिकाल या वीर गाथा काल के नाम से ही हम उसको जानते हैं। और उसमें वैसी बातें हमको दिखाई भी देती है, जो लेखन है उसको वैसा ही हमको दिखाई देता है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर फिर रामायण की बात करें, महाभारत आ जाइए, तो महाभारत में वही है, वो सूर्यवंश था, ये चंद्रवंश। भीष्म से पहले शांतनु, और शांतनु के बाद भीष्म, और तो भीष्म से लेकर जितनी जो है अभिमन्यु, और अभिमन्यु के जो पुत्र थे जन्मेजय, परीक्षित, वहां तक पूरा महाभारत। तो महाभारत में है कौन, युद्ध हो रहा है, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, जो वीर योद्धा हैं, सेनानी है, वो लड़ रहे हैं। पर जो सैनिक लड़ रहा था वहां पर, वो किसके लिए लड़ रहा था, क्यों लड़ रहा था, उस सैनिक को मालूम नहीं। जैसे कि आज भी हमारे देश में है कि जो बॉर्डर पर, सीमा पर जो सैनिक मरता है, वो किसके लिए मर रहा है, देश के लिए। हम बहुत गर्व से के साथ कहते हैं कि वो देश के लिए शहीद हुआ। क्या सही में देश के लिए वो शहीद हो रहा है? किस देश के लिए? जिस देश के अंदर हम आज रहते हुए धार्मिक नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं, जहां पर भ्रष्टाचार है, गरीबी है, भुखमरी है, जातिवाद है, धार्मिक उन्माद है, तो इन सब की रक्षा के लिए वो वहां लड़ रहा है। तो सैनिक, जब इतिहास लिखा जाता है, तो इतिहास में जो महापुरुष हैं, जिनको हम सो कॉल्ड महापुरुष कहते हैं, उनका ही वर्णन मिलता है। वो जो बॉर्डर पे मारा हुआ सैनिक है, उसका वर्णन हमें नहीं मिलता, याद रखिए। तो महाभारत के अंदर भी जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसका कहीं वर्णन नहीं है। जैसे मैंने कहा रामायण के अंदर 5% नहीं मिलता, सेम रामायण के अंदर भी महाभारत के अंदर वही है कि 5% लोग नहीं मिलते। पूरा जो 95% है, वो सिर्फ राजा महाराजों का, जो उनकी कृष्ण हो, पांडव हो, कौरव हो, या उस समय के जो अलग अलग प्रदेशों में जो राजा थे, वो पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे, कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, जिसको धर्म और अधर्म की बात करते हैं, असत्य सत्य की बात कहते हुए करते हैं। और जहां पर स्त्रियां विधवाएं हो रही थी, स्त्रियां अपने पतियों को खो रही थी, पिताओं को खो रही थी, और पुत्रों को भी खो रही थी। ये जो हमें दिखाई देता है साहित्य के अंदर, तो उस समय का साहित्य, मतलब जिस समय रचा गया उस समय का साहित्य। तो साहित्य परिपूर्ण कब होता है? परिपूर्ण तब होता है कि पूरे समाज को लेकर चले। क्या साहित्य पूरे समाज को लेकर चला है? क्या पूरे साहित्य के अंदर सब कुछ वो जो लिखा गया था वो सही था या सही है?
ये इसकी साहित्य के द्वारा, जैसे मैंने कहा साहित्य समाज का दर्पण, इसके द्वारा ही हमको पता लगता है। तो बहुत बार ये होता है साहित्य अधूरा भी होता ये है कि जिस समय जो लिखने वाले लोग होते हैं, अगर वो अधूरे हैं, उनका ज्ञान अधूरा है, या कि वो या फिर चारण है, भांड है, भांड का मतलब आप समझ सकते हैं, उसको जो है उसको जो है अधिक वीरगाथा करके समय में चारण शब्द कहा गया है, बाद में उसको भांड कहा गया है, जहां पर वो सिर्फ राजाओं का जो है वर्णन कर रहे हैं, राजाओं के युद्धों का वर्णन कर रहे हैं, वो राजाओं के विलासिता का वर्णन कर रहे हैं, वो वर्णन ऐसा कि हमें लगता है कि सचमुच ऐसे थे क्या, कल्पना से परे उनका वर्णन होता है। और उन भांड जो चारण जो लिख रहे थे या वर्णन कर रहे थे, उसके अंदर कहीं भी उस समय का जो व्यक्ति था, जो गांव में रहने वाला है, शहरों के अंदर जो अंतिम व्यक्ति, जैसे हम कहें लोहार, कुम्हार, कपड़े बुनने वाले, बढ़ई, या जो छोटे छोटे काम करने वाले, जिनसे समाज का चमार हो, जिनसे जिनके कारण ही समाज बनता है, जिनके कारण ही व्यवस्था चलती है, सरकार चलती है, जिनके कारण ही एक समाज चलता है, एक देश चलता है, उनका कहीं भी कोई भी वर्णन हमें नहीं मिलता, चाहे रामायण काल में हो या महाभारत के काल में हो, या फिर संस्कृत के जितना भी साहित्य लिखा गया है व्याकरण को छोड़कर, चाहे कालिदास ने लिखा हो, भवभूति ने लिखा हो, भारवी ने लिखा हो, या किसी ने भी, हमें सामान्य मनुष्य का कहीं भी दर्शन नहीं। तो ये कवि थे, महाकवि थे, चारण थे और भांड भी थे, साथ में याद रखिए। अगर छोटा सा अगर आपको एग्जांपल दूं वर्तमान समय से, अगर, क्योंकि कोई भी चीज जो है, जैसे मैंने आपको मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताते हुए, जयशंकर प्रसाद के बारे में बताते हुए मैंने एक बात आपको बताई थी कि जयशंकर प्रसाद के जो जितने भी नाटक हैं, वो सबके सब पात्र जो हैं ऐतिहासिक पात्र हैं। मैथिली शरण गुप्त के जितने भी महाकाव्य उन्होंने लिखा है, उन्होंने, चाहे वो भारत भारती लिखी हो, साकेत लिखा हो, या फिर यशोधारा लिखा हो, ये सबके सब ऐतिहासिक पात्र हैं जो हुए हैं। उन ऐतिहासिक पात्रों के अंदर जो ऐतिहासिक पात्र, वो भी नारी पात्र, उनके द्वारा उन्होंने वर्तमान समय को देखने की कोशिश की। वर्तमान समय पात्र तो वो हैं, पौराणे हैं, ऐतिहासिक हैं, हजारों साल पहले जो पैदा हुए, पर उन्होंने व्याख्या वर्तमान समय की है। चाहे जयशंकर प्रसाद, अजात शत्रु लिखा उन्होंने, स्कंदगुप्त लिखा, चंद्रगुप्त लिखा, ध्रुव स्वामी लिखा, पात्रों के माध्यम से वर्तमान समय की जो व्यवस्था है उसके बारे में उन्होंने बात की। तो जो भी, जब आपको मैं साहित्य पढ़ा रहा हूँ, भाषा पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बहुत जरूरी है कि वर्तमान समय का उदाहरण देते हुए मैं आपको पिछला जो लिखा गया है या पूरे साहित्य के अंदर जो लिखा गया उसके बारे में आपको बताता चले। आज हम देखते हैं, उस समय वो भांड थे, चारण थे, जो राजाओं का जो है कीर्ति के बारे में, यश और कीर्ति के बारे में लिख रहे थे। अब यश और कीर्ति उस समय उन राजाओं की कितनी थी मालूम नहीं, पर इन्होंने लिखा है, और इसके द्वारा हमें लगता है कि हाँ, उस समय के राजा ऐसे थे, ऐसे होंगे, क्योंकि हमने तो आंखों से देखा नहीं। जैसे मैंने कहा, साहित्य समाज का दर्पण है, उस समय के साहित्य को ही पढ़कर पता लगता है कि उस समय का समाज, लोग कैसे थे। तो आज हम देखते हैं कि उस समय चारों और भांड थे, और आज जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है जो भांड और चारण हो गए। जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मीडिया को, प्रेस को, जिसको हम कहते हैं, वो चौथा खंबा माना गया है। अगर लोकतंत्र जीवित है तो एक ये खंबा भी है जो टिका हुआ है लोकतंत्र पर। आज वो खंबा भी, वो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, वो आज भांड हो गया है। उस समय के जो चारण और भांड थे, आज वही हमें फिर दोबारा दिखाई देता है। पर ये प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो स्वतंत्रता के समय में सिर्फ रेडियो थे, ठीक है, हम उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मानकर चलते हैं, और प्रेस था। ये स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद ये ऐसा नहीं था। जो वो स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तो उस समय जो है सामाजिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे वो सभी। ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, जो समय रेडियो थे, उस समय टीवी नहीं आया था तब तक, या फिर प्रिंट मीडिया, जिसको हम आज जो है समाचार पत्र कहते हैं। ये काम उन लोगों ने उस समय किया था। पर धीरे धीरे 1975 के बाद, 1977 के बाद धीरे धीरे जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये भांड हो गया। ये जो है लोकतंत्र का चौथा खंबा नहीं रहा।
वो ढह गया एक तरह से, हमको ढहते हुए दिखाई देता। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को धीरे धीरे, व्यवस्था तो जिसको हम कहते हैं सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, वो जिस तरह से धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, वैसे ही ये भी खत्म हो रहा है। ठीक है, ये एक परिस्थिति है। क्यों ये परिस्थिति इसलिए बता रहा हूं कि आज जो कुछ लिखा जाएगा इसके बारे में, वो कल हिंदी साहित्य के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर जो कुछ आज के समय में जो हो रहा है वो लिखा जाएगा, वो कल इतिहास होगा। आने वाली पीढ़ियां जो होंगी वो जरूर पढ़ेंगी, और इस आज की जो परिस्थितियां हैं, इनको पढ़कर उनको पता लगेगा कि इस समय क्या चल रहा था। इस वर्तमान समय में जो हम लोग जी रहे हैं, आप लोग और हम जो जी रहे हैं, इस वर्तमान समय में जो हम लोग जी रहे हैं, क्या हो रहा था, तो कैसे पता लगेगा? साहित्य के माध्यम से जो लिखा जाएगा, चाहे वो समाचार पत्रों में लिखा गया हो, या फिर जिसको हम प्योर साहित्य कहेंगे, लिटरेचर कहेंगे, शुद्ध साहित्यिक भाषा, या उपन्यास हो सकते हैं, कविता हो सकती है, निबंध हो सकते हैं, या फिर समाचार पत्रों के अंदर संपादकीय हो सकते हैं, रिपोर्टाज हो सकता है। इन सब के माध्यम से आने वाला समय, जिसको आज जो आज है वो कल इतिहास है, जो आज लिखा गया कल वो इतिहास हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम पिछले 1300 सालों से पढ़ रहे हैं, तो आज जो लिखा गया वो कल इतिहास है। तो आने वाली पीढ़ी, उसके बाद आने वाली पीढ़ी, जब आज के समय में साहित्य के माध्यम से या संपादकीय समाचार पत्र में लिखा जो संपादकीय है उसके माध्यम से, क्योंकि आज सोशल मीडिया, ट्विटर, ये सब चीज बहुत ज्यादा है, तो इनके माध्यम से वो देखेगी तो उसको पता लगेगा कि हम किस समय में जी रहे हैं और उस समय का कैसा समय था, उस समय क्या क्या हो रहा था। ये सब चीज के बारे में 3 मिनट हमको पता लगेगा। तो आज मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास ये समझाते हुए मैंने ये बताने की कोशिश की है कि साहित्य क्या है और भाषा है क्या। तो जिस भाषा के माध्यम से हम साहित्य लिखते हैं और साहित्य में लिखा क्या जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि डिग्री के अंदर समझिए कि इंटरमीडिएट के अंदर, या फिर जब इंटरमीडिएट में और डिग्री में स्टूडेंट्स आ चुके होते हैं, तो समाज को धीरे धीरे वो समझना प्रारंभ करते हैं। तो समाज को समझने के लिए हमको साहित्य का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो साहित्य को पढ़ने के लिए भाषा का जानना बहुत जरूरी है, भाषा पर पकड़ होनी बहुत जरूरी है। अगर भाषा पर हमें अधिकार नहीं होगा तो हम उस साहित्य को समझ नहीं सकेंगे। तो भाषा के अंदर क्या है, मुहावरे, जिसके अंदर मुहावरे हैं, उदाहरण है, कहावतें हैं, और उस भाषा के अंदर जो अलग अलग बोलियों से आए हुए शब्द हैं, उन शब्दों को हम नहीं जानेंगे, उन वाक्यों को हम नहीं जानेंगे, उन मुहावरों को और कहावतों को नहीं जानेंगे, तब तक जो है भाषा पर पकड़ नहीं होगी। और जब तक आपको भाषा पर पकड़ नहीं होगी, तब तक आप उस साहित्य को समझ नहीं पाएंगे। तो साहित्य को समझने के लिए भाषा का जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी भाषा का क्यों हो। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आज का पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया हो, क्योंकि आप डिग्री के द्वितीय वर्ष के अंदर आ चुके हैं। तो आपको भाषा और साहित्य के बारे में बहुत जानना जरूरी है। क्यों जो है भारतीय भाषाएं जो है हमारी सेकंड लैंग्वेज, चाहे हिंदी, तेलुगु, संस्कृत जो भी हो, हमको क्यों रखा जाता है। धन्यवाद। उसके बाद मैं आपको दीर्घगाथा काल या आदिकाल मैं संक्षिप्त विस्तार से पढ़ाऊंगा, संक्षिप्त में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।